आजादी के 75 सालों के सफर में जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा और बड़े बदलाव देखने को मिले हैं वो है कृषि सेक्टर। देश में एक वक्त था जब देश के आधे से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती थी। जय जवान जय किसान के नारे ने कृषि की अहमियत को देश में और बढ़ाया, लेकिन बदलते वक्त के साथ कृषि को सर्विस सेक्टर कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। आज भी जीवन यापन के लिए 52% वर्कफोर्स कृषि पर निर्भर है, लेकिन ये तस्वीर बदलती जा रही है और चुनौतियां कृषि सेक्टर में लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज भी हम कृषि को फायदे का धंधा नहीं बना पाए, जबकि हर डिबेट की, हर भाषण की, हर निबंध की शुरुआत अगर होती है तो वो यही कि भारत कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश भारत में कृषि को क्या वो प्राथमिकता मिल पा रही है, इसी पर करेंगे आगे चर्चा। लेकिन पहले ये खास पेशकश में India@100 के तहत हम आपको दिखा रहे हैं कृषि के 75 सालों का सफर और उनकी चुनौतियों पर। पहले रिपोर्ट। पंद्रह अगस्त 1947 देश को आजादी मिली, लेकिन उससे ठीक पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। यानी आजाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को 2 जून की रोटी मुहैया कराने की। तब हमारी आबादी करीब 35 करोड़ थी, आज के 125 करोड़ का सिर्फ 25%। लेकिन अनाज का उत्पादन इतना नहीं था कि सभी लोगों का पेट भरा जा सके। उस समय देश की जनसंख्या वृद्धि दर खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर से अधिक थी। 1950-51 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 5.1 करोड़ टन था, जो आज यानी 2021-22 में 31.5 करोड़ टन रहा है। आजादी के वक्त देश की ज्यादातर आबादी खेती पर ही निर्भर थी। 1950-51 में देश के जीडीपी में खेती की हिस्सेदारी 54% थी, जो गिरकर 2021-22 में करीब 18% रह गई है। हालांकि इस दौरान कृषि उत्पादन में जमकर बढ़ोतरी हुई है। आजादी के शुरुआती सालों में देश की स्थिति शिप टू माउथ वाली थी, यानी विदेशी जहाजों से भारत में अनाज उतरता था तो लोगों की थाली में भोजन पहुंचता था। 75 साल में भारत अनाज का इंपोर्टर की जगह आज दुनिया भर का पेट भरने की स्थिति में है। आज सरकारी गोदामों में 331 लाख टन गेहूं का और 311 लाख टन चावल का भंडार है। सवाल उठता है, ये बदलाव कैसे आया? इसकी वजह रही कृषि सेक्टर पर सरकार का फोकस। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार और उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। 1950-51 में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का देश में कुल उत्पादन 17,000 टन था, जो 2021-22 में बढ़कर 137 लाख टन पर पहुंच गया। इसी तरह फॉस्फेट फर्टिलाइजर का उत्पादन 1950-51 में 21,000 टन था, जो आज बढ़कर 43.37 लाख टन पर पहुंच गया है। आजादी के समय मुश्किल से 10% खेती वाली जमीन में ही सिंचाई की सुविधा थी, जो आज 43% खेती तक ये सुविधा पहुंच चुकी है। 1960 के दशक में सरकारों ने सिंचाई और उर्वरकों के साथ साथ ज्यादा पैदावार वाली किस्मों पर अपना फोकस बढ़ाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मैक्सिको से गेहूं के बीजों के आयात को मंजूरी दी। इन प्रयासों के चलते बौने गेहूं का क्षेत्र 1964 से महज 4 हेक्टेयर से बढ़कर 1970 में 40 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। सन 1968 में हमारे किसानों ने रिकॉर्ड 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया, जबकि इससे पहले सर्वाधिक 120 लाख टन उत्पादन 1964 में हुआ था। जुलाई 1968 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति के आगाज का ऐलान कर दिया था। गेहूं और धान की पैदावार में बढ़ोतरी के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों ने मक्का, ज्वार और बाजरे की संकर किस्में तैयार की, जिन्होंने इन फसलों की पैदावार और उत्पादन में बढ़ोतरी के नए रास्ते खोल दिए। अक्टूबर 1968 में अमेरिका के विलियम गुआर्ड ने भारत की इस क्रांतिकारी प्रगति को नाम दिया हरित क्रांति। हरित क्रांति के बाद दुग्ध के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इस क्रांति का जनक माना जाता है। आज हम दुग्ध उत्पादन में पूरी दुनिया में नंबर 1 हैं। इसी तरह मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए 1985 से 1990 के बीच ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति की शुरुआत हुई। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत हो गई।
भविष्य की ओर देखते हुए भारतीय कृषि की संभावनाएं उत्पादन में वृद्धि पर टिकी हुई है। उदाहरण के तौर पर चीन में खाद्यान्न की पैदावार 5,332 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि भारत में ये 1,909 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इस भारी अंतर को पाटने के लिए तुरंत अभियान छेड़ने की जरूरत है। भविष्य में पर्यावरण भी भारत के कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। भूजल के अत्यधिक दोहन और खारापन बढ़ने की वजह से हरित क्रांति के गढ़ रहे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी भीषण पर्यावरण संकट झेल रहे हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से औसत तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उससे भी ये क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित होगा। पर्यावरण के खतरों से निपटने में जलवायु अनुरूप खेती कारगर साबित होगी। हालांकि कृषि क्षेत्र की तमाम उपलब्धियों के बावजूद नौजवानों को खेती की तरफ आकर्षित करना और उन्हें खेती में रोके रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। एनएसएसओ का सर्वे बताता है कि अगर आजीविका का कोई दूसरा जरिया हो तो 45% किसान खेती छोड़ना पसंद करेंगे। 1991 के आर्थिक सुधार का असर कृषि सेक्टर पर उतना नहीं पहुंचा जितना पहुंचना चाहिए था। यानी अब कृषि सेक्टर को नए सुधार की जरूरत है ताकि भारत जब अपना 100वां आजादी दिवस मनाए तो भारतीय किसानों की तूती पूरी दुनिया में बोल रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस।